एक बार की बात है, भूलपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि अनाथ थी। उस गांव में एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर था, जहां लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन एक बार मंदिर के पास जब से मुखिया के बेटे को एक मोटे काले सांप ने काट लिया, तब से उस मंदिर में सभी जाने से डरने लगे और अब कोई वहां पूजा करने नहीं जाता, क्योंकि वो सांप आज भी उस मंदिर की रखवाली करता और वहीं पर रहता है। लेकिन राधा हर सोमवार भगवान शिव के पास जाती और घंटों उनकी पूजा करती और वहां एक कटोरी में दूध रखकर चुपचाप वहां से चली जाती और अगले दिन कटोरी से दूध गायब हो जाता। गांव के जमींदार का बेटा राकेश राधा से प्यार करता। उसने वादा किया था कि वो जल्द ही राधा से शादी कर लेगा, लेकिन उसने राधा को धोखा देकर हमेशा के लिए शहर चला गया। अब राधा पेट से थी और बहुत बीमार थी। वो ज्यादा देर तक जीने वाली नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वो शिव मंदिर गई और भगवान से रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की, तुझ पर विश्वास रखा, पर अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने बच्चे को तेरे शरण में छोड़ रही हूँ। और राधा की मौत हो गई। तभी बच्चे की किलकारी सुनते ही सालों से भगवान शिव से लिपटी हुई इच्छाधारी नागिन एक औरत का रूप धारण करती है और बच्चे के पास आती है और उसे अपनी गोद में उठाती है। नागिन कहती है, राधा ने हमेशा भगवान शिव की सेवा की और मुझ भूखे को दूध पिलाया। अब से इस बच्चे को मैं पालूंगी, इसकी माँ बनकर। इसे कभी इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब वो नागिन उसी गांव में कोकिला के नाम से एक घर में रहने लगी और राधा के बच्चे को पालने के लिए गांव में छोटे मोटे काम करने लगी। गुजरते वक्त के साथ राधा का बेटा राजू 10 साल का हो गया। राजू हर सोमवार अपनी माँ के साथ उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा, जहां उसकी माँ जाया करती थी। अब इच्छाधारी नागिन बनी कोकिला दिन भर खेतों में काम करती और फिर राजू का ख्याल रखती। राजू भी स्कूल जाने लगा था। कोकिला पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करने लगी और राजू की जरूरतों को पूरा करती। कोकिला राजू के प्यार से बहुत खुश थी। राजू भी कोकिला के साथ बहुत खुश था। लेकिन कोकिला सालों से अपने पति नागराज का इंतजार कर रही थी, जो कोकिला से वादा करके गया था कि एक दिन वो जरूर लौटकर वापस आएगा। कई साल पहले नागराज को शिव मंदिर से एक बाबा अपने मंत्र की शक्तियों से कैद कर ले गए थे, पर अब कोकिला को यह बात पता भी नहीं थी कि नागराज जिंदा है या मर गया। एक दिन राजू स्कूल से लौटकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने स्कूल में देखा कि एक बड़े मोटे काले बाबा सांप को दिखाने ले आए थे। स्कूल में सभी बच्चे उसे देखकर डर गए, मैं भी डर गया। मुझे भी सांप से बहुत डर लगता है। तो कोकिला बोली, डरने की कोई बात नहीं बेटे, यहाँ सांप कहाँ से आएगा? अगर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी। जल्द ही नाग पंचमी का त्योहार आ गया और बाहर से कई सारे साधु सांप का खेल दिखाने के लिए भूलपुर गांव में आ गए। एक दिन उनमें से एक सपेरा कोकिला के घर में भी भिक्षा मांगने आ गया। सपेरे को देखकर कोकिला एकदम डर गई और बोली, यहाँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये बीन बजाना बंद करो और जाओ यहाँ से। सपेरे ने कोकिला को देखा तो उसे कोकिला पर शक हुआ कि वो कोई आम मानव नहीं है। सपेरा वहां से चला गया, लेकिन सपेरे के पिटारे से एक नाग वहीं कोकिला के घर के अंदर घुस गया। वो सांप कोई और नहीं बल्कि कोकिला का नागराज था। सांप के सर पर निशानी देख कोकिला समझ गई कि वो नागराज ही है, जिसकी मणि निकाली जा चुकी है। उस दिन मजबूरन कोकिला भी अपनी नागिन के अवतार में आ गई। नागराज और कोकिला दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। तभी वहां पर राजू आ गया। दो सांप देखकर राजू तो मचलने लगा और तभी वहां पर गांव वाले लाठी लेकर आ गए और राजू की जान बचाने के लिए उन्होंने कोकिला और नागराज को लाठी से मार मार कर जख्मी कर दिया। बेचारी कोकिला अपने बेटे को दिए वचन के कारण वापस मानव रूप में नहीं आ सकी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वो सपेरा वहां लौट कर आया और दोनों सांपों को मरा देख उसने सबको यह सच्चाई बताई कि वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे। सारी कहानी जानकर गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हो गया और अब वो पुराने शिव मंदिर में फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगे और जमींदार अपने पोते राजू को पालने लगा। मेरा नाम सुजीत है। एक बार मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ
कि मैं फिर कई रातें सो नहीं पाया। अक्सर मुझे यही डर लगता है कि मेरे घर के हॉल में उसके कदमों की आवाज और पायलों की छन छन सुनाई देती है। लगता है वो मेरे आसपास ही है और मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखा, इतनी रात में दरवाजे पर सुरेश खड़ा था। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम इतनी रात में? तो वो बोला, हाँ, पर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सुरेश ने कहा, मुझे कुछ सच जानना है। उसने मुझसे मेरे दोनों दोस्तों की मौत का सच जानना चाहा, जो एक रात दुर्घटना में मारे गए थे, पर मैं बच गया था। मैंने कहा, सुरेश, मैं जानता हूं तुम भी इस बात पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आज तक किसी ने इसे सच नहीं माना, लेकिन यही सच है। मैं यकीन करूंगा, भले ही मैं एक पुलिस वाला हूं। तो क्या हुआ? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूं। चलो बताओ मुझे, क्या हुआ था उस रात? उस रात को याद कर मेरा दिल आज भी दहल जाता है। उस रात रवि और अमन दोनों दोस्त मेरे घर आए थे और प्रिया की बर्थडे पार्टी में मुझे साथ चलने को कहा। पार्टी गोवा के एक रिजॉर्ट में थी, जहां पहुंचने में हमें करीब 4 घंटे लगे थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मेरा मन घबरा रहा था, तो मैंने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी जिद के कारण मुझे साथ में जाना ही पड़ा। सुनसान रास्ता और तेज बारिश के कारण हमें काफी दिक्कत हो रही थी और मेरे दोस्तों को बस मस्ती सूझ रही थी। हम चलते गए। आगे की सड़क काफी जाम। वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ था। अब आगे जाना हमारे लिए मुश्किल था। हम सोच में पड़ गए और पास की एक छोटी सी दुकान में चाय पीने के लिए चले गए। चाय वाले ने हमें घूरती निगाहों से देखा और बोला, बाबूजी, आप कहां जा रहे हैं? आज मौसम तो जानलेवा है, किसी की जान लेकर ही मानेगा। हम गोवा जा रहे हैं, एक पार्टी में, लेकिन लगता है कि अब काफी देर हो जाएगी। क्या कोई दूसरा रास्ता है इस सड़क को पार करने का? हाँ बाबूजी, 2 किलोमीटर पहले से एक कच्चा रास्ता है, वहां से आप जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन संभल कर, वो रास्ता इतना आसान नहीं है। आपका शुक्रिया, लेकिन आसान चीजों का शौक तो मुझे है भी नहीं। आपकी मर्जी बाबूजी। रवि ने गाड़ी घुमा ली और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। सुनसान और अंधियारा रास्ता। तभी मेरी नजर किनारे पर लगे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि यह रास्ता आपको हर बुराई से दूर ले जाएगा। मुझे आगे दूसरा बोर्ड मिला, जिस पर लिखा था, आपके द्वारा सताए हुए लोग बाएं मोड़ पर मिलेंगे। ऐसी अनोखी बातें पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। मैंने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, गाड़ी वापस मोड़ लो, लेकिन वो थोड़ा नशे में था। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। थोड़ी ही देर बाद हमें रास्ते पर भीगी हुई एक लड़की मिली। वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। रवि और मेरे दोस्तों के मन में उसकी खूबसूरती देखकर लालच आ गया और वो खुश हो गए। उन्होंने बोला, आइए, हम आपको छोड़ देते हैं, आपको जहां भी जाना हो। तो लड़की ने कहा, जरूर, ये रास्ता सबको अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचा ही देता है। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। रवि ने उसे पानी की बोतल दी, जिसमें उसने नशे की दवा मिलाई थी। थोड़ी देर बाद अचानक वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। लगातार हंसने के बाद वो अचानक ही जोर जोर से रोने लगी और मेरे दोस्त भी घबरा गए थे। तभी रवि ने शीशे में उस लड़की का असली चेहरा देखा, जो कि मरी हुई मोहिनी का चेहरा था। अब रवि और अमन दोनों भी घबरा गए। वो बोले, मोहिनी, हमें माफ कर दो, उस दिन जो कुछ भी हुआ, हम नशे में थे। उस लड़की ने मुझे कार से बाहर धक्का दे दिया और कार गहरी खाई में जाकर गिर गई। मेरे दोनों दोस्तों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन अभी भी उसका एक गुनहगार जिंदा है, जो कि एक पुलिस अफसर था। वो कौन है ये मैं नहीं जानता। और तभी मैंने सुरेश के चेहरे पर डर साफ देखा। मैं समझ गया कि उस लड़की का अगला निशाना कौन है। सुरेश घबराकर तुरंत वहां से उठकर चला गया और मेरे हॉल से आने वाले कदमों की आहट भी रुक गई। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है,
अमित सिंह एक पुलिस ऑफिसर था जो शहर के एक थाने में पोस्टेड था, लेकिन वहां के कुछ अधिकारियों ने उसकी पोस्टिंग देवपुरी गांव के पारसगढ़ थाने में कर दी थी, जिस बात से अमित थोड़ा चिंता में डूब गया था। वो घर आया तो उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी सुधा बोली, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें कल सुबह ही पारसगढ़ निकलना है। मेरी पोस्टिंग वहां कर दी गई है। अच्छा, तो ये बात है। तुम नहीं जानती, ये पारसगढ़ बड़ी ही विचित्र जगह है। वहां आए दिन अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं। तो आप इस बात से परेशान हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि वहां हमारी मुनिया की पढ़ाई का क्या होगा। वहां पढ़ाई और रहन सहन की कोई खास सुविधाएं भी नहीं है। अगली सुबह ही अमित अपने परिवार के संग पारसगढ़ थाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो उस गांव में पहुंचा। अमित को एक छोटा सा सरकारी कमरा दिया गया था। कुछ देर आराम करने के बाद अमित थाने के लिए निकल गया। थाने में उसने देखा कि सब कुछ कबाड़ खाने जैसा है, जैसे उस थाने में कोई कभी आता ही ना हो। बस एक बूढ़ा हवलदार और 2-3 कैदी थे। अमित ने सख्त रवैया दिखाते हुए फौरन थाने की हालात को साफ सुथरा करने के लिए कहा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो बैठा कुछ फाइल देख ही रहा था कि तभी गांव का एक पोस्टमैन आया और अमित को एक लिफाफा दिया और वहां से चला गया। अमित ने लिफाफा खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें किसी औरत की कटी हुई 2 उंगलियां थी और उंगली में एक अंगूठी। ये देखकर अमित के पसीने छूट गए। उसने पोस्टमैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो जा चुका था। अमित इस सच का पता लगाने के बारे में सोचने लगा। तभी हवलदार एक चोर को पकड़ कर लाया। हवलदार उसे लॉकअप में डालने लगा तो चोर जोर जोर से कहने लगा, नहीं हुजूर, इस वाले लॉकअप में नहीं, इसमें कजरी की रूह कैद है। मुझे काले पानी की सजा मंजूर है, लेकिन इस लॉकअप में रहना नहीं है। मुझ पर रहम करो। चोर की बात सुनकर अमित हैरान रह गया। चोर को दूसरे लॉकअप में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद अमित के फोन की घंटी बजी और अमित ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? तो दूसरी तरफ से बस एक औरत के चीखने की और सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। अब बार बार घंटी बजती रही और अमित फोन उठाता रहा और उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी। अमित अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देर रात वो अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही थोड़ी देर बाद फिर से उसके घर की फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो फिर उसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, जो कुछ बोल नहीं रही थी। इस बात से घबराया हुआ अमित रात भर सो नहीं पाया और जब अगली सुबह हवलदार अमित के घर आया तो उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। इस बात से वो बहुत खुश हुआ कि साहब तो 2 दिन में ही चले गए। उसने ये बात सबको बताई और थाने पहुंचा। अब थाने में सरपंच, हवलदार, मुर्दे गाड़ने वाला और कजरी सभी एक साथ बैठकर इस बात का जश्न मना रहे थे। देखा हमारी आवाज का जादू हुजूर, बाकियों की तरह इस दरोगा को भी हमने एक दिन में भगा दिया। अब हम सब अपना अपना धंधा इस गांव में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अब से कोई भी पुलिस वाला आने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने कजरी। तभी हवलदार की बोलती बंद हो गई, क्योंकि पीछे इंस्पेक्टर अमित अपनी वर्दी में खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। अमित को देखकर सारे लोग हैरान रह गए, लेकिन ये सब होनहार अमित की चाल थी इन चारों की सच्चाई सामने लाने के लिए, जिन्होंने गांव में झूठी अफवाहों से दहशत बनाकर रखी थी। इसी के पीछे वो अपना गैर कानूनी धंधा करते आ रहे थे। अमित ने चारों को हवालात में बंद कर दिया और सभी को अच्छे से सबक सिखाया और अब भोले भाले लोगों का वो गांव उन चारों के भय से मुक्त हो चुका था। अमित ने गांव का विकास करने के लिए अपने अधिकारियों से बात की और इस बात के लिए अमित को पुरस्कृत भी किया गया और इस बात से अमित और उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।